समय फ्रेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों से मुखातिब होंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिस एजेंसी को ये वोट कटवाने का, फॉर्म 7 भरवाने का काम मिला था, उस एजेंसी को पता ही नहीं था कि नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, जिसका वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, और वो उसका वोट बचा लिया था। इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी। अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में, सरोजनी नगर में, दशरथ नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं। 5 के अलावा आप, नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी है इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की, मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने। इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने, और कई हजारों के हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, जहां पर एफिडेविट देकर के ये बताया था कि 19 में था और 22 में उनका वोट काट दिया, वोटर लिस्ट से वोट हटा दिया। क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने, बताइए आप। कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो क्या खुली बेईमानी नहीं चल रही क्या? किसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें? और फिर शासन प्रशासन का काम, ईडी का काम। अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में, कब आ रही है? एक बार ईडी आई थी, ईडी ने छापा मारा, कहा समाजवादियों का पैसा है। बाद में पता लगा बीजेपी का निकला। हम आज तक मांग रहे हैं वो 250 करोड़ रुपए दे दो हमें। जो कानपुर में छापा मारा गया उसमें 250 करोड़ रुपए निकले थे, याद है आपको, 22 के चुनाव से पहले। भाई वो पैसा हमारा अगर बताया तो हमें वापस तो कर दो। बीजेपी वालों कब दोगे चंदा हमें वापस? अभी अध्यक्ष जी, अभी एक जनता दरबार में ब्रजेश पाठक जी ने एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए बोला कि इनका काम कर देना, ये अपने लोग, तो बाकी लोग का क्या होगा? हम भी तो अपने लोग हैं। खैर, ये सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यूपी के शिक्षा मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सामने खड़ी है, वो है कांग्रेस। और उसको कहीं ना कहीं जो आपकी फोटो है उसका एक जवाब के तौर पे ले रहा है सत्ता पक्ष से। वो ये कह रहा है कि उस फोटो के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस से वही हरा सकती है बीजेपी को, और कोई पार्टी। कौन बता रहा है ये बात? समझ ही नहीं पा रहा मैं। तो हमसे क्या जानना चाहते हो? क्या मतलब उन्होंने जिस तरह से गठबंधन या अन्य दलों का नाम ले लिया, दल तो आपका भी यूपी में वो भी हरा सकता है। क्या चीज? दल तो आपका भी है, वो हम नहीं कह रहे। जैसे जो है सत्ता पक्ष इसको इसी लिहाज से ले रहा है कि आपने जो फोटो, और उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान है। भाई हमने कहा कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता है। और चलिए यहां से सीधे लिए चलते हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार का सामना किया, अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, 4 साल पहले भी आप पंजाब के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, जब आपने 3 काले कानून लाने की कोशिश की थी और पंजाब के किसानों के सामने आपको घुटने टेकने पड़े थे। आज आपने फिर पंजाब को ललकारा है, पंजाब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करता हूं, पंजाब के साथ धक्काशाही करना बंद कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।
मेरा यही कहना है कि ये बेईमानी से जीते हैं बीजेपी वाले, ईमानदारी से ये चुनाव जीत नहीं सकते। मोदी जी देश के अंदर बहुत 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 ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। अगर ईमानदारी से एक भी चुनाव कराया जाए तो बीजेपी एक भी स्टेट इस देश के अंदर नहीं जीत सकती। सर, इट सीम्स लाइक कि अब बीजेपी पंजाब को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है। बंगाल का कैंपेन उनका ओवर हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब जीतना उनका सपना है। बॉर्डर स्टेट आखिरी बचा है जहां उनकी सरकार नहीं है। मैंने तो कहा था औरंगजेब का भी सपना था और मोदी जी का भी सपना है। औरंगजेब को भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम करके भाजपा पर निशाना साधते नजर आए। उनके द्वारा कहना है कि बीजेपी पंजाब में वापसी नहीं कर सकती है किसी भी कीमत पे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1 जून से हाइड्रोजन बसें शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 5 हाइड्रोजन बस नोएडा, ग्रेटर नोएडा होकर के नोएडा एयरपोर्ट तक यात्रियों को लेकर चलेगी। इन बसों का संचालन यूपी परिवहन निगम करेगा। वहीं चलने वाली बस और ईंधन के लिए एनटीपीसी को तय की गई रकम दी जाएगी। बस संचालन पर घाटा होने पर उसकी भरपाई यमुना प्राधिकरण करेगा। इसके लिए सहमति यीडा और परिवहन निगम के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बस का संचालन किया जाएगा। 1 जून से 5 हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने का फैसला किया गया है। ये बसें दिल्ली के अक्षरधाम, मयूर विहार से चलकर के नोएडा के बोटेनिकल गार्डन, सिटी सेंटर और ग्रेटर नोएडा के परी चौक होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। ईडा अधिकारियों के अनुसार बसों का संचालन यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। तो नोएडा वासियों को लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट रूट पर ये बसों को चलाया जाएगा। नोएडा वासियों को सीधा फायदा इससे पहुंचता नजर आएगा। इससे किस प्रकार से और फायदा नोएडा वासियों के लिए होने वाला है, दिल्ली एनसीआर के लिए होने वाला है, इस पर विस्तार से जानकारी भी देंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहां पर हाइड्रोजन बसों की जो एंट्री है वो अब होने जा रही है। सड़कों पर ये बसें जो हैं वो जल्द से दौड़ती नजर आएंगी, जो कि बड़ी सुविधा जो है आम जनता के लिए मानी जा सकती है। वहीं आपको बता दें, जो ये बसें हैं वो दिल्ली के अक्षरधाम और मयूर विहार से चल करके नोएडा के बोटेनिकल गार्डन, सिटी सेंटर, ग्रेटर नोएडा के परी चौक होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी। ईडा अधिकारियों के अनुसार बसों का संचालन यूपी राज्य सड़क परिवहन के द्वारा किया जा रहा है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, ग्रेटर नोएडा से जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट की, उसको सुगम करने के लिए यूपी रोडवेज की तरफ से ये योजना लाई गई है कि इसमें हाइड्रोजन बसें चलाई जाएंगी। 5-6 हाइड्रोजन बस होंगी और इन बसों में एक बस में 45 की संख्या होगी, 45 सीटें होंगी इस बस के अंदर। और इसके हाइड्रोजन बस के चलने के बाद ये जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी दूरी है इस कनेक्टिविटी में। देखा जा रहा है कि नोएडा से अगर आपको जेवर एयरपोर्ट जाना तो काफ़ी टाइम लग जाता है जाने के लिए, क्योंकि नोएडा से जेवर एयरपोर्ट की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में उस दूरी को कम करने के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। हाइड्रोजन से चलने वाली बसें जो है ये कहीं ना कहीं आम लोगों को, नागरिकों के लिए बहुत ही बेहतर काम करेंगी। वहीं एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी उसको आसान करेंगी। और इन बसों की बात करें, ये जो हाइड्रोजन बसें हैं ये दिल्ली के जो इलाके हैं सटे हुए, जैसे कि अक्षरधाम और मयूर विहार, यहाँ से ये बसें चलेंगी और जेवर एयरपोर्ट तक चलेंगी। सीधा जेवर एयरपोर्ट की इनकी सीधी कनेक्टिविटी होगी। वहीं नोएडा के बोटेनिकल गार्डन हो, चाहे वो सेक्टर 18 हो, या इन सभी जो मुख्य स्थान है नोएडा के, सभी जगह से ये बसें चालू होंगी और इन बसों का सीधा संचालन ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट तक किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर हाइड्रोजन बस की बात करिए, अपने आप में एक थोड़ा अलग मामला है, क्योंकि यूपी रोडवेज इसका खुद संचालन करेगी। क्योंकि अभी तक जो बसें चल रही थी वो सीएनजी, पेट्रोल या डीजल से चला करती थी, लेकिन हाइड्रोजन से पहली बार बसें चलेंगी, वो भी सीधी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से मिलेगी। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो आसपास में, नोएडा के आसपास में रहते हैं, उनके लिए अगर पब्लिक कन्वेंस की बात करें तो पब्लिक कन्वेंस अभी जो ऑप्शन था वो सिर्फ ये था कि जो हाईवे पे बसें जाती हैं उनके द्वारा जाया जाए, फिर वहाँ हाईवे से फिर एयरपोर्ट के लिए उतरने के बाद फिर जाया जाए, या फिर जेवर तक की जो कनेक्टिविटी है यूपी रोडवेज की बस से जाया जाए।
लेकिन इस चीज को देखते हुए, क्योंकि भविष्य में जैसी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और लोगों का आना ज्यादा होगा, क्योंकि संचालन होने के बाद, एयरपोर्ट चालू होने के बाद स्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे में जो हमारे मुसाफिर है, और उत्तर प्रदेश की बात करें, जो दिल्ली के मुसाफिर है, अगर वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वहां जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक एसी वाली बस चाहिए थी, ताकि जो अच्छे माहौल में जाएं और इनको ये फील ना हो कि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है या यातायात व्यवस्था वो गवर्नमेंट ने अच्छी नहीं कर रखी। इसको लेकर एसी वाली बसें चलेंगी और वो हाइड्रोजन से चलने वाली बस होंगी, वो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होंगी। और उसके साथ साथ जो मुसाफिर है, मुसाफिर की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन बसों में सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि जो भी एक्टिविटी है इस बस के अंदर वो साफ तौर पर देखी जा सके और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर तो कुल मिलाकर इमरजेंसी समझा जा होती सकता है तो रमेश कि ये बसें जो हैं वो काफी ज्यादा फायदेमंद और सीधा फायदा नोएडा वासियों को जरूर इससे होता नजर आएगा। क्यों? जी हाँ, सीधा फायदा देखा जाएगा तो नोएडा और दिल्ली के दोनों एनसीआर के जो इलाके हैं इनके लोगों को आएगा, क्योंकि जो एयरपोर्ट जाना चाहेंगे उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हाइड्रोजन बस होगा, क्योंकि सीधी कनेक्टिविटी होगी। आप अगर आप नोएडा से बैठते हैं, नोएडा के सेक्टर 37 से जो कि मेन बस स्टैंड है, वहां से अगर आप बैठते हैं तो सीधा आपको एयरपोर्ट बस छोड़ेगी और कहीं पे भी आपको बदलने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण। लक्सर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत। सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव। टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर। राज्य में कई आरओबी, आरयूबी, एलएचएस कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए स्टेशन भवनों का निर्माण, एसी प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रही सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां संभल पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले कुख्यात बाबा गैंग का खुलासा करते हुए उसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों पर एक ग्रामीण से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 1 बुलेरो वाहन की बरामदगी की है। पुलिस ने बताया है कि 6 मई को पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। बाबा गैंग के सदस्यों ने उनके 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अंकित, अवधेश और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
जनपद संबल पुलिस की थाना जनवाई पुलिस टीम एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तथाकथित बाबा गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे में निशानदेही से 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। अवगत कराना है कि दिनांक 6 मई 2026 को थाना जुनावाई पर आवेदक एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी। दिनांक 3 मई को जब वह घर से लौट रहा था तो रास्ते में अंकित एवं अवधेश तथा 10-15 अन्य लोग जो कि अपने आप को बाबा गैंग का सदस्य बता रहे थे, उन्होंने उससे रोककर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायर करके भाग गए। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने पर सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया और संबल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी सर्विलांस एवं स्थानीय टीमों का गठन किया गया। फिरोजाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करके गांव के कुछ लोगों पर उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं उनकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही नेताजी और उनके बेटे ने जबरन खेत जोत दिया। आरोप है कि रात के समय जमीन पर ईंट डाल करके नींव भरने की कोशिश की गई। पीड़ित का कहना है कि जब वे मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट करने की कोशिश भी की, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वो हमारी जमीन पर पुश्तैनी जमीन है, बरसों से हम जोत रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहा है। उसके पुत्र आते हैं, अन्य और बदमाशों के साथ आता है, वो हथियारों के साथ आता है, कभी डंडे कभी लाठी कुड़ारियों के साथ आता है। रीता आता नहीं है। हमारे खेत पर कब्जा कर रखा है उसने, ईंटें डाल दी हैं। और कितनी जमीन है और ये दूधिया कहाँ पर रहता है? हमारी जमीन है 3 बीघा। कहाँ पर? गांव माली पट्टी में सैरानी की ठाल पर। दूधिया कहाँ रहता है? दूधिया ये सैरानी की ठाल पर उस्मानपुर में रहता है नीचे। फिर क्या हुआ? अब हम गए हैं, तैयारी दे रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर दोबारा ईंटें डाल गया, वो 2 तारीख से पीछे पड़ा हुआ है। आपने सुल्तानपुर में लूट के आरोपियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने मौके से 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से तमंचे के बल पर 32,000 रुपए की लूट की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी आरोपी लूट की रकम का बंटवारा करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर वो भागने लगे और फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एक लूट की घटना कारित की गई है। सूचनाकर्ता रामकृष्ण विश्वकर्मा सनाफ रामाश्रय विश्वकर्मा के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ये कलेक्शन का कार्य करते हैं। कलेक्शन का कार्य करके जब ये वापस आ रहे थे तो इस दौरान इनसे जो है 32,000 रुपये तमंचे के बल पर छीन लिए जाते हैं। उक्त सूचना के आधार पर टीमें गठित की जाती हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। इस दौरान जो है जब इस बिंदु पर जब कार्रवाई की जाती है और अभियोग भी पंजीकृत कर लिया जाता है सुसंगत धाराओं में। रात्रि में लगभग 2:30 बजे के आसपास यह जानकारी मिलती है कि उक्त घटना से संबंधित कुछ अभियुक्त हैं जो माल के बंटवारे के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान स्थानीय कोतवाली नगर की टीम और जनपदीय क्राइम ब्रांच एसओजी की टीम मौके पर जाती है, बदमाशों को घेरने का प्रयास करती है। इस दौरान बदमाशों द्वारा फायर किया जाता है पुलिस टीम पर, जिसमें पुलिस टीम द्वारा भी अपने बचाव में फायर किए जाते हैं और जिसमें से एक बदमाश जिसका नाम प्रतीक भारती पुत्र रामकृपाल भारती लम्बा का रहने वाला है के पैर में गोली लगती है और साथ में अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी भी होती है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में इन दिनों सन्नाटा और दहशत का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर हो रही कार्यवाही और सेटबैक छोड़ने के नोटिस से स्थानीय निवासियों की नींद उड़ चुकी है। जहां आपको बता दें कि इसी कड़ी में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास का घेराव किया और न्याय की गुहार लगाई। पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी महिलाओं का सब्र टूट गया। मंत्री आवास पर पहुंची महिलाओं ने भावुक होते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आवास विकास परिषद उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर रहा है।
जब ये मकान आवास विकास परिषद ने ही बनाकर दिए हैं तो सेटबैक का नियम क्यों नहीं लागू किया गया? रायबरेली पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर बच्चा चोरी की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किए गए 3 महीने के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे को लेकर के अस्पताल में इलाज करने पहुंची थी और इसी दौरान महिला से उससे बात में उलझा करके बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की और सामने आया कि संतान ना होने और पहले बच्चे की मौत के बाद आरोपी महिला ने अपने पति और बहन के साथ मिलकर बच्चा चोरी की साजिश रची थी। वादिनी द्वारा थाना मधोकर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि वह इलाज व दवाई लेने के लिए अपने 3 महीने के बच्चे के साथ बेला CSC अस्पताल गई हुई थी, जहां पर 2 अज्ञात महिलाओं द्वारा उसको बातों में लगा लिया गया। वह दवाई दिलाने के नाम पर उसके बच्चे को लेकर चली गई। प्राप्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वह घटनास्थल का विजिट एडिशनल SP सर, मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक मधोकर में पुलिस फोर्स के साथ किया गया। वह श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा CSC बेला व आसपास के क्षेत्र में CCTV फुटेज चेक की गई व स्थानीय जानकारी एकत्रित की गई और सर्विलांस की भी मदद ली गई। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।